गुड मॉर्निंग बच्चों। आप सभी लोगों का यूपीएससी प्राइम टाइम में स्वागत है। मेरा नाम है प्रदीप कुमार और आप देखना शुरू कर चुके हैं यूपीएससी प्राइम टाइम। आज का टॉपिक हम लोग का बहुत महत्वपूर्ण आपका है। आपको पता है इस समय भारत और पाकिस्तान के मध्य में युद्ध जैसा माहौल है और भारत के द्वारा पाकिस्तान पर कभी भी अटैक किया जा सकता है। और इस समय जो भारत की तीनों सेनाएँ हैं लगातार युद्धाभ्यास भी कर रही हैं, वो चाहे आपका थल सेना हो, वायुसेना हो या नौसेना। जब हम नौसेना के बारे में बात करते हैं तो भारत की नौसेना का यदि इतिहास देखा जाए तो कभी भी नौसेना भारत की बहुत ज़्यादा प्रभावी नहीं रही है। यदि हम लोग बात करते हैं प्राचीन काल के बारे में, मध्यकाल के बारे में या आधुनिक काल के बारे में, हालांकि एक ऐसा वक्त मिलता है जब हम बात करते हैं चोल के समय, चोल साम्राज्य के टाइम में, तो उस समय क्या होता है कि हमारी नौसेना कुल मिलाकर ठीक ठाक थी, लेकिन उसकी दशा दिशा आज भी बहुत अच्छी नहीं है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, पोत निर्माण में पिछड़ने का जोखिम। दोबारा टॉपिक आप सुन सकते हैं, पोत निर्माण में पिछड़ने का जोखिम। आज इसी के बारे में एक बड़ा शानदार संपादकीय निकला हुआ है। हम चाहेंगे कि आप उसको एक बार अच्छे से सुनिए और यदि आपका महत्वपूर्ण है तो आप इसको नोट भी कर सकते हैं और साथ में कहीं ना कहीं आपको प्रीलिम्स के लिए, मेंस के लिए, इंटरव्यू के लिए हर जगह काम आएगा। तो आइए शुरू करते हैं। पहलगाम आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान के साथ बढ़े तनाव के बीच तमाम पहलुओं पर विचार किया जा रहा है। पाकिस्तान पर संभावित कार्रवाई के विकल्पों के बीच अतीत के पन्ने भी पलटे जा रहे हैं। ऐसा ही एक अध्याय नौसेना के ऑपरेशन ट्राइडेंट से जुड़ा है। भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान दिसंबर 1971 में भारतीय नौसेना ने कराची बंदरगाह पर औचक हमला कर दुश्मन को चौंका दिया था। उस हमले में 3 पाकिस्तानी पोत डुबो दिए गए, फ्यूल टैंक्स ध्वस्त किए गए। इसे भारत के सबसे सफल एवं आक्रामक नौसैनिक अभियानों में से एक माना जाता है। हालांकि इस सफलता से जुड़ी सुर्खियों में यह तथ्य कहीं दबकर रह गया कि उस कामयाबी में ओसा क्लास मिसाइल नौकाओं और युद्धक सामग्री की अहम भूमिका रही, जो सोवियत मूल की थी। भारत ने भले ही वह लड़ाई जीत ली हो, लेकिन उस युद्ध ने विदेशी नौसैनिक तकनीक पर हमारी निर्भरता को ही उजागर कर दिया। उसके दशकों बाद भी यह सामरिक नाजुक कड़ी कुछ वैसी ही बनी हुई है। इसी बीच भारत के समक्ष सामुद्रिक मोर्चे पर चुनौतियां और बढ़ी हैं। तब स्वदेशी स्तर पर शिप बिल्डिंग यानी पोत निर्माण की जरूरत कहीं ज़्यादा बढ़ जाती है। यह केवल औद्योगिक आकांक्षाओं के दृष्टिकोण से ही नहीं, बल्कि समग्र राष्ट्रीय सुरक्षा की अनिवार्यता है। वैश्विक अनुभव देखें तो शिप बिल्डिंग में लाभ ही लाभ है। यह रोजगार सृजन और तकनीकी क्षमताएं बढ़ाने के साथ आर्थिक वृद्धि को गति देता है। कई आकलनों के अनुसार शिप बिल्डिंग में निवेश होने वाले 1000 करोड़ रुपए से 6000 प्रत्यक्ष और 15000 अप्रत्यक्ष रोजगार सृजन हो सकते हैं। वैश्विक शिप बिल्डिंग बाजार का आकार करीब 145 अरब डॉलर है। इनमें 47% हिस्सेदारी के साथ चीन, 29% के साथ दक्षिण कोरिया और 15% के साथ जापान का दबदबा है। इन तीनों देशों ने 2023 में विश्व की 90% से अधिक मांग को पूरा किया, जबकि एक बड़ी तटरेखा वाले भारत की हिस्सेदारी 1% से भी कम रही। एक सशक्त शिप बिल्डिंग क्षेत्र केवल बंदरगाहों और सामुद्रिक आवाजाही को ही बेहतर नहीं बनाता, बल्कि इसके जरिए स्टील, इलेक्ट्रॉनिक्स, आईटी और अन्य कौशल वाले व्यापारों की भी आगे बढ़ाने में मदद मिलती है। दक्षिण कोरिया जैसे देशों ने पिछली सदी के अंतिम पड़ाव पर अपनी औद्योगिक जड़ों को गहरा करने में शिप बिल्डिंग को आधार बनाया। आज भारत के सामने भी वही स्थिति और अवसर विद्यमान है। भारत सरकार इन संभावनाओं को भुनाने में पूरे प्रयासों में भी जुटी हुई है। वर्ष 2016 से 21 के दौरान शिप बिल्डिंग फाइनेंशियल असिस्टेंस पॉलिसी के तहत 4500 करोड़ रुपए की शिप बिल्डिंग सब्सिडी के साथ ही सागरमाला जैसे अभियान को गति प्रदान की गई है। इस साल के बजट में भी कई प्राविधान किए गए हैं, जिनका दीर्घकालिक उद्देश्य वर्ष 2047 तक भारत को शिप बिल्डिंग क्षेत्र में वैश्विक महारथी बनाने का है। मैरीटाइम डेवलपमेंट फंड यानी EMDF जैसी पहल इन प्रयासों के केंद्र में है। सरकार जहां 25,000 करोड़ रुपए
कि इस कोष में 49% का योगदान करेगी, तो शेष राशि बंदरगाहों एवं निजी क्षेत्र के साझेदारों के जरिए आएगी। इस कोष के जरिए शिप बिल्डिंग और जहाज़ों की मरम्मत सुविधाएं विकसित करने के लिए दीर्घकालिक और किफ़ायती पूंजी उपलब्ध होगी। इस पहल को नवगठित शिप बिल्डिंग फाइनेंशियल असिस्टेंस पॉलिसी से और मदद मिलेगी। इस योजना में 18,090 करोड़ रुपए के अंशदान से भारतीय शिप बिल्डिंग उद्योग को लागत प्रतिस्पर्धा की चुनौती से उबारने की तैयारी है। इस कड़ी में एक निर्धारित सीमा से बड़े जहाज़ों को इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं का दर्जा दिया जाएगा। इससे उन्हें आसान वित्तीय संसाधन उपलब्ध होने के साथ उनकी अन्य बाधाएं दूर होंगी। सरकार ने घरेलू रिसाइकलिंग उद्योग को बढ़ावा देने एवं देश में बने जहाज़ों की बिक्री को बढ़ावा देने के लिए शिप ब्रेकिंग क्रेडिट नोट स्कीम का ऐलान भी किया है। बजट में भी सार्वजनिक निजी भागीदारी PPP के तहत विशाल शिप बिल्डिंग क्लस्टर के निर्माण की राह तैयार की गई है। इस नीतिगत प्रयासों के जमीनी स्तर पर परिणाम भी नजर आने लगे हैं। केरल सरकार ने विजिंगम पोर्ट के निकट पुआर में एक भीमकाय डीप वाटर शिप बिल्डिंग एंड रिपेयर फैसिलिटी का विचार आगे बढ़ाया है। यह विशालकाय जहाज़ों को संभालने के साथ ही निकटवर्ती अंतर्राष्ट्रीय शिपिंग लेन्स का लाभ उठाने में भी मददगार होगा। इसी कड़ी में दुनिया की दिग्गज शिप बिल्डिंग निर्माता कंपनियों में से एक एचडी हुंडई हैवी इंडस्ट्रीज तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र में नए शिपयार्ड की संभावनाएं तलाशने में लगी हैं। कंपनी का प्रतिनिधिमंडल L&T जैसी घरेलू दिग्गज के साथ निर्णायक बातचीत के दौर में है। इस मोर्चे पर बात बनते ही कंपनी अपनी महारत से भारत को लाभ पहुंचाएगी। सामरिक मोर्चे पर भारत की बढ़ती चुनौतियों को देखते हुए भी शिप बिल्डिंग पर ध्यान देना आवश्यक हो गया है। चीनी नौसेना विश्व की सबसे बड़ी नौसेना बन गई है। वर्ष 2023 तक उसके बेड़े में 370 से अधिक युद्धपोत हो गए हैं। चीन अफ्रीका तट पर जिबूती से लेकर एशिया में ग्वादर, श्रीलंका, म्यांमार और मालदीव तक एक व्यूह रचना के निर्माण में लगा है। चीन और पाकिस्तान के बीच निकट सहयोग भी अरब सागर में भारत की चुनौती बढ़ाने का काम करता है। इसे देखते हुए भारत ने भी अपनी सक्रियता बढ़ाई है। भारतीय नौसेना का लक्ष्य वर्ष 2035 तक 200 युद्धपोतों का तैयार करने का है, लेकिन इस दिशा में प्रगति भी बहुत धीमी है। इससे भी समझा जा सकता है कि भी 41 पोत और पनडुब्बियां निर्माणाधीन हैं और इनके निर्माण के लिए भी हमें विदेशी इंजन, रडार और इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरणों की आवश्यकता होती है। यह निर्भरता नाजुक वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला के दौर में और मुश्किलें पैदा कर सकती हैं। इसलिए भारत को प्रत्येक मोर्चे को साध कर पोत निर्माण में आत्मनिर्भरता हासिल करनी होगी। तो बच्चों, मुझे लगता है कि टॉपिक आपका बहुत इंपॉर्टेंट है और मुझे लगता है कि जब जीएस के बारे में बात करते हैं तो ऑलरेडी आपका परिवहन का चैप्टर इंडियन ज्योग्राफी में दिया ही हुआ है और परिवहन का जो चैप्टर है वर्ल्ड ज्योग्राफी में भी है और साथ में करंट अफेयर्स के लिए तो इम्पोर्टेंट आपका है ये। आज हम लोग बात करते हैं निबंध में राष्ट्रीय सुरक्षा वगैरह को लेकर या जीएस के थर्ड पेपर में यूपीएससी में इंटरनल सिक्योरिटी को लेकर ये मामला आपको काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। हम उम्मीद करते हैं कि संपादकीय विश्लेषण का आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। आपका दिन शुभ हो। थैंक यू।